बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, सबको मेरे तरफ से सलाम और सबसे पहले सबको नया साल मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और साथ ही साथ मेरी तरफ से आप सबको नए साल की आमद पर दुआएं कि अल्लाह करे कि हम सब के लिए अच्छा साल साबित हो और इस मुल्क के लिए अच्छा साल साबित हो। कैफे इक्तिसाद की तीसरी किस्त के साथ मैं आपका होस्ट शाहिद महमूद हाजिर हूँ और आज बात करेंगे कि साल 2022 में कौन से ऐसे वाक़यात या ऐसे ऐसे इवेंट्स थे पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की इक़्तिसाद में, जो कि जो कि अहमियत रखते हैं। इस तरह तो मतलब वाक़यात और चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको एक प्रोग्राम में कवर नहीं किया जा सकता। सारों पे बहस नामुमकिन है, इसलिए मैंने जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट वंस, सिर्फ मैं उन पे बात करूँगा और आपको जस्ट टेक यू थ्रू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहूँगा कि एट द वेरी स्टार्ट कि एक और साल जो कि ज़ाया हो गया, कोई इस्लाहात नहीं हुई, कोशिश भी कोई नहीं हुई। अनदर वेरी ट्रबलिंग ईयर, अनदर वेरी प्रेकेरियस ईयर फॉर पाकिस्तान। आज ही जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नए जनरल आसिम मुनीर, उनकी उनसे एक मंसूब एक खबर थी कि वो कहीं उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है। तो ये नाजुक मोड़ हम सारी ज़िंदगी इस मोड़ से हम निकलते नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लाह करे किसी तरह निकल जाए। हालात तो वाक़यात ऐसे नज़र नहीं आ रहे तो, लेकिन फिर भी चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, बात करने से पहले मैं एक दो चीज़ें, एक तो ये है कि आप सबका जो नए फैंस हैं जो अब मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे पे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक उनकी तरफ से एक दो शिकायतें आई हैं। एक शिकायत बड़ी ये थी कि जी ये वीडियो की लेंथ जो है आप कम किया करें, ये 5-10 मिनट से ज़्यादा ना किया करें। तो आप लोगों से बहुत एहतरामन अर्ज़ है कि अगर आप मेरी पहली वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये पेचीदा चीज़ है। इकोनॉमी इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग। अगर आप इसको, इन कम्प्लेक्सिटीज़ को, इन पेचीदगियों को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि हो क्या रहा है और किन वजूहात की बिना पे हो रहा है। वो वैसे तो फिर इंटरनेट पे जो है वो सारे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और वो 2-2 मिनट की चीज़ें मौजूद है, 2-2 5-5 मिनट की जल्दी से। फाइन फॉर हेडलाइंस, आपको अगर वो शायद सुर्खियाँ चाहिए उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपको फिर निज़ाम की पेचीदगियों की समझ नहीं आई। दूसरी बात, एज ऑलवेज जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरा ये जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, इसका किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको सिर्फ मेरी ज़ाती राय लिया जाए। तीसरी बात, अ, और जो पहली बात मैंने की थी कि वो कुछ दोस्त गिला कर रहे थे, देखिए उसमें एक चीज़ मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ जल्दी से, क्या आई कैन अंडरस्टैंड द आजकल वो जो अटेंशन स्पैन है, वो जो थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि आप ध्यान ध्यान देने का वक्त है वो कम से कम तर होता जा रहा है आजकल के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में। तो मैं समझता हूँ, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि जल्दी से टेलीफोन वगैरह अपने चेक करूँ कि कोई मैसेज आया है क्या नहीं आया है, इधर चला जाऊँ उधर चला जाऊँ, कोई वीडियो देख लूँ यूट्यूब की। लेकिन देखें, मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करूँ, अगर आपने इन चीज़ों को समझना है तो थोड़ा सा वक्त निकाल लें। कोई 15-20 मिनट कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता। मैं जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनेट पे, ट्विटर पे ख़ास तौर पे मुझे कोई मुझे क्या कहता है, कोई मुझे क्या कहता है, कोई कहता है कि तुम इस पार्टी के बंदे हो, कोई कहता है तुम इस पार्टी के बंदे हो। आई एम ए पॉलिटिकल, मुझे एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद। लेट मी रिपीट अगेन, मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता। मेरा ये यकीन है कि वो उर्दू का एक मुहावरा है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी के पास इस्लाहात का कोई एजेंडा नहीं है। सारे इनमें से एक दो लोग अच्छे होंगे, हैं भी, लेकिन ओवरऑल कोई हाल नहीं है इनका। बुरा हाल है, सारे कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं विदाउट विदाउट फर्दर रिड्यू। आपको मजीद इसमें मैं इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। एक चीज़ का ये ख्याल रहे कि मैंने, चूंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको सारा मैं इधर डिस्कस नहीं कर सकता और कुछ भूल भी जाती है, तो मैंने एक यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, उस पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो अगर मैं इसकी तरफ रुजू करूँ बार बार तो उसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि भूल जाता है इंसान। बहुत सी चीज़ें मुझे याद है, बहुत सी चीज़ें जो याद नहीं रहती। तो इसकी तरफ मैं देखूंगा, इससे मैं पढ़ लूंगा या इसकी तरफ रुजू कर लूंगा, तो उसको माइंड ना कीजिएगा। चलिए जी, पहले शुरू करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों से, सम गुड न्यूज़। यस, देयर वर सम गुड न्यूज़। अगर आप यकीन करें ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें दरमियान में चलती रहती हैं
कि जो हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि हमारा सारा जोर होता है कि जी वो बड़े बड़े जो कुछ शय सुर्खियों वाले नंबर होते हैं कि जी जीडीपी कितनी होगी, टैक्स कितना हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी होगी और इन्फ्लेशन कितनी होगी। इसके अलावा जो है हमें बहुत कम इन चीज़ों पे जो नीचे नीचे या फिर शय सुर्खियों से नीचे जो चीज़ें हो रही होती है लेकिन उनकी भी अहमियत होती है, वो उन चीज़ों को उजागर नहीं किया जाता। तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ में जो कुछ चीज़ें इस साल तकरीबन 15, और ये मैं नहीं कह रहा, OGDCL की वेबसाइट पे उनका ऑफिशियल कम्युनिक भी है, इस साल पूरे पाकिस्तान में 15 नई डिस्कवरीज हुई हैं, 15 नए ज़खायर तलाश किए गए हैं ऑयल और गैस के और तेल के। ज़्यादातर जो है दो एरियाज़ में, इनफैक्ट है ही दो एरियाज़ में, एक सिंध में और एक केपी में जो है वो वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान और बनू की सरहद के करीब जो है जो उनका एरिया पड़ता है, बॉर्डर एरिया, उसमें दरियाफ्त हुए हैं। और DI खैर में दरियाफ्त हुए हैं। फिर सिंध में 2-3 जगहों पे दरियाफ्त हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। मैं इस फील्ड के एक माहिर को जानता हूँ जो कि इस में काफ़ी अरसे से काम करते रहे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कलील मुद्दत में, विद इन शॉर्ट रन, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल को हल कर सकता है। क्योंकि हमें तेल और गैस जो है आजकल बहुत ज़्यादा अपनी जो हमारी ज़रूरत है वो अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे पूरी नहीं होती, तो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो अगर इसको फौरी तौर पर ज़रिए इस्तेमाल लाया जाए तो हमें बहुत सा पैसा बच सकता है, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर बच सकता है, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। कितना जल्दी होता है ये एक इशू है, ये एक मैनेजमेंट का इशू है जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये ज़खायर जो है मिसाल के तौर पे ये DI खान वाले और ये KP वाले, ये अभी नहीं दरियाफ्त हुए। ये 2005 में जब इनिशियल सर्वे हुआ था, 2004-5 में, उस वक्त पता लग गया था कि इधर ज़खायर है। तो देखिए 2005, 4-5 और आज है 2000, हम 23 पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो हैविंग एन एसेट इज वन थिंग, बट यूजिंग इट एंड यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली इज अनदर थिंग। इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ इन विच वी आर कंप्लीट फेलियर्स। ठीक है जी, अभी और भी मिसालें आएंगी। तो हम इस काम में बहुत ही माड़े हैं कि चीज़ हमारे पास, कोई एहसास हमारे पास हो लेकिन उसका हम सही इस्तेमाल नहीं जानते। तो ये एक मिसाल है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 15 नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी इसको ज़ेर इस्तेमाल लाना शुरू कर दें। दूसरी बात जी, पाकिस्तान की एक नई स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप जो होता है, एक आप उसको ये कह लें कि एक नई सोच, एक नया आइडिया, ये IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई एक ऐसी चीज़, एक मिसाल के तौर पे देखें, ट्विटर हो गया, फेसबुक होगी, सोशल मीडिया हो गया, ये क्या है? ये एक सोच थी, ये एक आइडिया, इंटरनेट एक आइडिया था। ये कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा डैम, कोई रोड, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इट्स नथिंग फिजिकल, इट्स जस्ट एन आइडिया। तो पाकिस्तान का एक, ये इसे कहते हैं स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप इन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि एक नया किस्म का, इनोवेटिव किस्म का आइडिया है और उस पर काम शुरू हो जाए। सो पाकिस्तान का एक स्टार्टअप था IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्लाउडवे उसका नाम था। उसको इस साल एक अमेरिकन कंपनी में $350 मिलियन का खरीद लिया। They've bought it for $350 million. That's a first in Pakistan. अब आप लोगों को जाहिर है ये चीज़ कितने लोगों ने आपको बताई होगी, कितनी जगह पे आपने सुनी होगी, कितना मीडिया में होगा, नथिंग। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें इन्हीं चीज़ों पे आपको इन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। ये रिसर्च की बात है, ये डेवलपमेंट की बात है। आपको इन चीज़ों पे पैसा लगाना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप्स पे, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ पे पैसा लगाना पड़ेगा। बस करें ये PSDPs जो है अरबों रुपए सड़कों पे, पुलों पे और बिल्डिंग्स बनाने पे, इन पे अरबों खरबों हम लगाते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमें नुकसान होता है। ये अब स्टार्टअप है, इन चीज़ों पे पैसे लगाए, ये आइडियाज़ पे, नए फ्रेश आइडियाज़ पे पैसे लगाए, इसका कुछ बन भी जाता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंकरेजिंग एंड होपफुली गवर्नमेंट वुड टेक नोटिस ऑफ दिस। इंकरेजिंग इसलिए कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद एक और उस पर आ जाते हैं। रास्ता का मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। रास्ता एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने शुरू किया। ये एक पाकिस्तान का अपना एक तहकीक का एक इनिशिएटिव है कि बाहर से कोई डोनर का पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर की एक काविश है। डॉक्टर नदीम उल हक, डॉक्टर दुर्र नायाब, डॉक्टर फ़हीम जहांगीर, इन लोगों ने बड़ी इस पे मेहनत की है। पाकिस्तान भर से जिसके पास भी अच्छा एक तहकीक का आइडिया हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए रुजू कर सकता है। और वो कमेटी होती है, वो उस आइडिया को देखती है
उस सोच को देखती है, उसको देखती है कि ये अच्छा है नहीं है, उसको अप्रूव कर देती है। फिर 40 से 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए जितने भी उस पर वो बनते हैं, अ, वो अ, उनको फाइनेंस करती है। अच्छी बात यह है कि इस साल प्लानिंग कमीशन ने अभी एक हफ्ते पहले ही इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया है 3-4 साल के लिए। 3 साल के लिए या 4 साल के लिए मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मजीद ये चलेगा। तो आप अगर आप या आप कोई कोई अपना जानने वाला, कोई करीब में कोई ऐसा हो जो कि तहकीक से काम रखता हो, कोई स्टूडेंट हो और उसके पास बड़ा अच्छा आइडिया हो, तो डू टेल हिम टू अप्लाई फॉर दिस रास्ता इनिशिएटिव। दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। फिर इसके अलावा जी अच्छी न्यूज़ क्या है? अच्छी न्यूज़ ये है कि थरकोल का जो कोयला है वो ज़ेर इस्तेमाल आना शुरू हो गया है। और सिंध में एक दो ऐसे पावर प्लांट है कि जल्दी, एक तो चल पड़ा है और एक जल्द ही उस पे थरकोल के कोयले पे चल पड़ेगा। तो हमें साउथ अफ्रीका से या अफगानिस्तान से या और जगहों से हमें कोयला नहीं मंगवाना पड़ेगा, जो कि हमें महंगा पड़ता है। और उससे बिजली की पैदावार फी यूनिट जो होगी वो बहुत कम होगी, 3 से 5 रुपए तक होगी। अब बाहर से मिसाल के तौर पे इस साल हम LNG वगैरह जो मंगवाते रहे, कोयला मंगवाते रहे, तो LNG से फी यूनिट पैदावार 18 रुपए, 20 रुपए, तो ये काफ़ी फ़र्क है। अ, तो और फिर ये है कि कुछ शहरों में जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब कराची में ग्रीन लाइन शुरू हुई है, तो होपफुली कुछ शहरों में ऑलरेडी है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, तो होपफुली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आइडिया इट वुड गेन मोर ट्रैक्शन। वजह उसकी ये है कि ये जो हम सड़कें बना बना के और गाड़ियाँ लोगों को दे दे के ये जो हमने एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है उसका आप आखिर में अंजाम ये देख ले कि शहर लाहौर जैसे, कराची जैसे, पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह वो कितने पोल्यूटेड है। ज़्यादातर पोल्यूशन जो होती है इन्हीं गाड़ियों की वजह से आती है। और गाड़ियाँ लोगों की मजबूरी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो इसको सिर्फ टिशन फिशन या दिखावे के लिए खरीदती है। ऐसी कोई गाड़ियाँ मजबूरी है, गाड़ी के बगैर आप क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। तो इस तरह की अगर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए, ग्रीन लाइन टाइप की या फिर मेट्रो टाइप की, तो वो सारी फैमिलीज इस्तेमाल भी कर सकती है और गाड़ियों का रुझान ज़रा कम हो जाएगा, जिससे पोल्यूशन भी कम करने में मदद मिलेगी। अभी अर्ली डेज इश्यूज है, फाइनेंसिंग का इसको इशू है, लेकिन दैट इज़ द वे इट शुड बी एंड दैट इज़ द वे वी शुड बी गोइंग। तो ये चीज़ें थी जी, कुछ अच्छी चीज़ें जो कि मैं आपसे शेयर की है। और यकीनन आप ये इन चीज़ों को आपने खबरों में कम ही सुना होगा। चलें, फिर अब चलते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ से जिसे हम कहेंगे बैड न्यूज़, या फिर ऐसी अनफॉर्चुनेट सी न्यूज़। बैड और अनफॉर्चुनेट इन द सेंस बिकॉज इट वॉजंट गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इसमें कोई अच्छाई नहीं थी। सबसे पहली चीज़, जो पूरा साल, पूरा 2022 ज़्यादातर पाकिस्तान जो है इस पे ये एक हो रहा है कि जी ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। मैंने अपना पिछला प्रोग्राम भी इसी पे किया था कि दिवालिया होने पे, कि दिवालिया होगा नहीं होगा, और वो अभी भी है। कुछ अरसे के लिए सबसाइड कर गया। जब PDM की गवर्नमेंट आई अप्रैल में, उससे लेके जून तक, जुलाई तक ये बड़ा सख्त वो चैलेंज रहा है उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए। एक बहुत ज़ोरों पे एक मुहिम भी चली, हमारे अपनों ने भी उसमें काफ़ी हिस्सा डाला कि बस दिवालिया होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फिर आजकल ये ज़ोर पकड़ गई है ये मुहिम कि दिवालिया होने के करीब है। लेकिन एनीवे तकरीबन पूरे साल हमारे मुल्क पे ये दिवालिया होने का साया। तो ये क्यों हुआ? क्या वजूहत इनकी क्या थी? किस वजह से ये मसला पैदा हुआ? मसला ये पैदा हुआ इसलिए क्योंकि डॉलर डॉलर की अदायगियों का हमें बुहरान पैदा हो गया। डॉलर की अदायगियों में हमें मसला आ गया। इस वजह से सारा बुहरान पैदा हुआ, एज सिंपल एज दैट, कि वो डिफॉल्ट की वजह से, वो बना वजह के जी स्पेकुलेशन इस पे कि आसार आई हम बहुत ज़्यादा होगी कि डिफॉल्ट करने वाला है। अच्छा जी, अब डॉलर का बुहरान क्यों बना? डॉलर का बुहरान जो बना है उसमें कुछ अंदरूनी अवामिल थे और कुछ ऐसे अवामिल जो कि पाकिस्तान के बाहर थे, पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं थे। सबसे पहले चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बैरूनी अवामिल हैं जिनकी वजह से डॉलर का हमें मसला बना। उसमें क्या, कौन कौन से थे? सबसे बड़ी उसमें मसला था जो रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में शुरू हुई। उसकी वजह से पूरे दुनिया में एक बुहरान आया है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी आलमी मार्केट में, तेल हो, गैस हो, ज़राई अजनास हो, धातें हों, उनकी कीमत जो है आसमान तक चली गई। तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि पाकिस्तान को पहले भी वैसे भी मसला रहता है पेमेंट्स में। लेकिन वो जैसी इनकी कीमतें आसमान को पहुंची, तेल 130
डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया, आजकल फिर $76 पे आ गया, तो देख ले कितना फर्क पड़ता है। तो और फिर ये है कि पाकिस्तान अपने हम है तो ज़रूरी मुल्क, लेकिन बाहर से खाने पीने की चीज़ें अच्छी खासी कोई $2-3 बिलियन की तो मंगवाते ही मंगवाते हैं। तो ये ज़रूरी मुल्क का हाल है। तो वो चीज़ें जब आसमान तक उनकी कीमतें पहुंची, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। मसला ये है, मैं आपको समझा देता हूँ सादा अल्फाज में। देखिए, बजट के वक्त जो होते हैं, जब बजट बन रहा होता है तो उसमें एक तखमीना मौजूद होता है कि कितने हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। लोगों को पता होता है कि इस महीने में इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इस महीने में हमारा अंदाज़ा, ये अंदाजे होते हैं कि औसतन इतनी खुराक चाहिए होगी, इतना तेल चाहिए होगा इस महीने में, इस साल में। लेकिन जो ये एकदम ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, इसने तो तमाम अंदाजों को बिल्कुल बिखेर के रख दिया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में। तो हुआ ये कि इस वजह से हमारी जो वो पेमेंट्स थी, अगर इतनी पेमेंट थी, तो वो जब ये कीमतें बिल्कुल आसमान पे चली गई, बहुत ज़्यादा होगी, तो आप ये कहें कि वो कीमतें इधर चली गई। इतनी पेमेंट्स का हमारा हजम आ गया, क्योंकि तेल, गैस वगैरह ये चीज़ें तो आपने मंगवानी थी बाहर से, उसके बगैर हमारी इकॉनमी चलती नहीं है। तो वो एकदम पेमेंट्स का मसला बन गया, एंड दे बिकेम बंच्ड अप। ऐसा नहीं है कि एक महीने में इतनी पेमेंट है तो वो और अगले महीने में कर लेंगे, और अगले महीने में वो बंच्ड अप होगी, एक साथ जो है पेमेंट्स आ गई, उनका हजम बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये मसला बना। बट लेट मी टेल यू, मिफ्ता इस्माइल हैंडल्ड दिस वेरी वेल। बड़ी मुश्किल उसको सिचुएशन मिली थी। मिफ्ता इस्माइल एक बंदा है पाकिस्तान में, कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को बड़ा अच्छा समझते भी हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द भी रखते हैं और दयानतदार भी है। मिफ्ता इस्माइल इज वन ऑफ देम। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल हैंडल्ड इट वेरी वेल, बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक तो ये रूस और यूक्रेन की जंग का मसला था, कि उसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ डॉलर की अदायगियों का। फिर दूसरा मसला जो पैदा हुआ वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल बैंक जो है, जिसे हम फेड कहते हैं, फेडरल रिजर्व, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि वो जैसे जैसे अपना शरह सूद बढ़ाते गए, तो फिर जो जितने भी सरमायाकार हैं, जो कि पहले मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के बॉन्ड्स खरीद लेते थे। हम लोग बॉन्ड्स, अगर हमें पेमेंट्स का मसला आता था बैरूनी अदायगियों का, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड बेच देते थे जल्दी से, तो वो हमें मजीद डॉलर आ जाते थे और वो इतना मसला नहीं रहता था। लेकिन अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, वो अंदरूनी अवामिल भी थी जिनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जैसे ही अब वो एक वक्त पे जो है अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने शरह सूद 1% या उससे भी कम थे, अब तकरीबन 5% पे। तो वो सारे जो है, जैसे ही उन्होंने शरह सूद बढ़ाई है, तो डॉलर, उनके बॉन्ड खरीदने से, उनकी ट्रेजरीज खरीदने से आमदन अच्छी खासी ज्यादा हो रही है। तो वो जितनी भी दुनिया के इन्वेस्टर है, वो बजाय पाकिस्तान के या श्रीलंका के या इंडिया के या वियतनाम वगैरह इस तरह के, वो मैक्सिको वगैरह, इनके बॉन्ड्स खरीदने के, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने की बजाय उन्होंने सारे पैसे उधर लगा दिए। तो जो डॉलर इधर आने थे, यूरो बॉन्ड्स वगैरह के उसमें जैसे आते थे, आ रहे होते थे, वो इधर आना बंद हो गए। तो इस वजह से भी बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि पाकिस्तान के कोई बॉन्ड्स खरीदने को तैयार नहीं था। सारे पैसे जो है उधर जा रहे थे, और ये सिर्फ अगेन पाकिस्तान का मसला नहीं था। तो ये डॉलर का एक मसला हमें बना। और फिर ऑब्वियसली एक छोटा मसला था, वो अफगानिस्तान का था, कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई, तो अमेरिका ने उनके वो जो $9 बिलियन थे वो बंद कर दिए, फ्रीज कर दिए, उनको वो अभी तक नहीं दिए। तो उस वजह से अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ी। और अफगानिस्तान जाता भी है डॉलर, ऐसा नहीं होता कि नहीं जाता। लेकिन ये जो एग्जैजरेटेड फिगर्स ये आती है, जिस तरह वो मलिक बोस्तान एक दो दिन पहले बोंगिया मार रहा था कि $2 बिलियन इधर जा रहे हैं, $1 बिलियन इधर जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो फजूल वैसी। वो जब उनको उन पे छापे पड़ने शुरू होते हैं FIA वगैरह के, तो वो शोर मचाना शुरू कर देंगे, वो जी वो सारे पैसे तो अफगानिस्तान डॉलर चले। इतने डॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर इतने ज़्यादा डॉलर होते कि अरबों डॉलर उधर जा रहा है, तो बड़ी बात होती पाकिस्तान की इकॉनमी में, फिर डॉलर का इतना ज़्यादा रेट ना होता रुपए के मुकाबले में। तो ये दो तीन चीज़ें थी, ये बैरूनी अवामिल थे जिनकी वजह से डॉलर के मसला पैदा हुआ। दूसरा मसला जी वो थे अपने अंदरूनी अवामिल, दूसरी तरफ अगर हम जाए, जिसकी वजह से हमें मसाइल पैदा हुए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो अफरा तफरी जिसे हम कहते हैं फैली, इसकी वजह से, इन अंदरूनी अवामिल की वजह से एक बेयकीनी, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से रुपए की डॉलर के मुकाबले में वो जो है कदर गिरती गई रुपया
कम डिमांड होने लगा इसी वजह से, और डॉलर जो है जब ज़्यादा डिमांड होने लगा तो फिर डॉलर नापैद होता गया, वो गायब होता गया मार्केट से। वो क्या मसले मसाइल थे जिनकी वजह से जिन्हें हम कहते हैं अंदरूनी मामले। एक तो ऑब्वियसली, एंड यू वुड बी सरप्राइज, एक तो ये था कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, जो कौमी मजमूई पैदावार थी, वो 5.8% शायद आई है। तो ये याद रखिएगा, और इस पे मैं पहले भी मैंने जिक्र किया और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मैं तफसील से जिक्र करूंगा कि जब भी हमारी मजमूई कौमी पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है तो हमारे लिए अदायगियों का मसला पैदा होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से, खाम माल वगैरह और चीज़ें जो है सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह, वो सारे हमें ज़्यादा तादाद में मंगवाने पड़ते हैं। हमारी उसके बगैर इक्तिसादी तरक्की उस तरह हो नहीं सकती। ये हमारी इक्तिसादियात का, इकॉनमी का एक बुनियादी ढांचा है, एक बुनियादी फ्लॉ है जिसे आप भी कह सकते हैं, एक कमज़ोरी है। तो पीटीआई वगैरह बहुत शोर मचाते रहे कि जी हमने देखें इतनी अच्छी इकॉनमी छोड़ के गए थे, ये 6% पे, 5 या 8% पे तरक्की कर रही थी। लेकिन मैंने जनवरी में ही आर्टिकल लिख दिया था और वो मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी इस वीडियो की उसमें आप देख सकते हैं उसको, कि वो मैंने शेयर किया हुआ है कि उस वजह से उसी वक्त मैंने वार्न कर दिया था, एक खबरदार कर दिया था कि अदायगियों का मसला बनने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के इक्तिसादी ढांचे है ही ऐसा कि जब इक्तिसादी तरक्की की शरह ऊपर जाएगी, और ये हमेशा होता रहा है, जब भी ऊपर जाती है तो आपको अदायगियों का बैरूनी अदायगियों का अदम तवाज़ुन पैदा होता है। इट बिकम्स इशू अनफॉर्चुनेटली। अफसोस की बात यह है कि ये कोई देख नहीं सका, ये बात समझ नहीं सका। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े मैशियतदान भी जो है, या जिनको हमारा वजीर खजाना बना दिया जाता है, उनकी समझ में ये बात आती नहीं है। और उल्टा वो मेरे पीछे पड़ गए, वो हुकूमत के कुछ तर्जुमान थे, कि जी ये गलत इन्फॉर्मेशन और ये मायूसी फैला रहा है। तो देख ले फिर 1-2 महीने में किधर। और फिर ऑब्वियसली उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, इंतहाई गैर यकीनी सूरत पैदा होगी। जिस तरीके से पहले वो असम्बलियाँ को बर्खास्त किया गया, फिर ये कि स्पीकर ने वो रूलिंग एक दे दी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट मसला चला गया, फिर वीओएनसी हुआ, और वीओएनसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद देखें जो हुकूमत बनी, तो हकीकत ये है कि उनकी इस्लामाबाद से बाहर कोई से है ही नहीं। सबसे कमज़ोर हुकूमत है, और वो भी ऐसी है कि एक उनको टेलीफोन आना है उनके जो लोग हैं हमारे पेटी भाई वगैरह, नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि वो बड़े सा हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि हमारा नाम ना लिया जाए, लेकिन सबको मालूम है कि सबसे बड़ी सियासी जमात वही है। तो उनको एक टेलीफोन रावलपिंडी से आना है तो किसी भी इत्तेहादी को, मिसाल के तौर पर एमक्यूएम वालों को, तो हुकूमत ये वाली भी चली जाएगी। तो ये चीज़ें जो है, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं या बाहर जो बैठे होते हैं मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स वगैरह में, उनको ये चीज़ें पता होती हैं, वो नोट करते रहते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है कि उनको नहीं पता। तो एक तो ये थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद जो ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत आई है। फिर जो हमारे सियासी हंगामा या सियासी हंगाम था, इसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि कई दफ़ा उसमें पीटीआई लॉन्ग मार्च भी कर चुकी है। तो उस वजह से जो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, तो वो भी उस वजह से भी, जो अगर पाकिस्तान के मिसाल के तौर पे कोई बॉन्ड ख़रीदना भी चाहता था, हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमारी फाइनेंस डिवीज़न वाले या सेंट्रल बैंक वगैरह वो बॉन्ड लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया कि जी वहाँ पे तो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, इन्वेस्टर नहीं खरीदता वो बॉन्ड्स वगैरह। तो वो डॉलर आना कम हो गया, उसके साथ साथ रुपए और डॉलर डॉलर की जो कदर है उसमें मजीद इजाफा होता गया। एक और इशू जो क्या है वो ये है, और आजकल ख़ास तौर पे वो है आईएमएफ से मुतालिक, कि जो हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं डार साहब, ये आते साथ ही इन्होंने वो असद उमर वाले हरकत करना शुरू कर दिया कि ओ जी मैं देख लूंगा आईएमएफ को। आईएमएफ कौन आता है हमें बताने वाला? यार अपनी हालत देखो खुदा के बंदे, यू आर बेगर्स। आप क्या आईएमएफ को वो दिखा रहे हो? अभी ऊपर से डंडा आया है तो ठीक हो गया, आज कहते हैं नहीं जी ठीक है हम आईएमएफ की सारी शर्त मानेंगे। और खामखा की यार, वैसे ही खामखा फॉर शो ऑफ, फॉर नो रीजन। और ये डार जो है ये है ही ये देखिए जिस दिन से मिफ्ता इस्माइल आया, ये उधर लंदन से बैठ के उसकी टांगे काटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये है ही इस तरह का स्कीमर, फ्रॉडिया किस्म का आदमी। मैं इस पे पूरी एक स्पेस भी की थी। आप अगर मेरे ट्विटर के उस पे चले जाएं, मेरे प्रोफाइल के साथ पिन है वो स्पेस जो मैंने की थी इसके बारे में। और फिर इसके बारे में मैंने एक ट्विटर थ्रेड भी किया था, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ये फ्रॉडिया है, ये जो है ना,
इसको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि ये शरीफों का खास बंदा है, ये उनका मुंशी है, इससे ज्यादा इसकी कोई वो नहीं है। अभी एक दो हफ्ते पहले एक जगह मैं इसको सुन रहा था, आया हुआ था, ऐसी फजूल बातें कर रहा था, इकोनॉमिक्स का इसको कुछ पता है नहीं, बस इसको ला के बिठा दिया है। हमारे उन भाइयों पेटी भाइयों की भी खैर हो, 4 साल तक मुकदमे बनाए हुए थे, और वो एक अचानक इसको खत्म करके इसको ले आए। पता नहीं इन्होंने इसमें क्या देखा, फिर कहते हैं कि जी हम अब सियासत से अलहदा हो गए। तो लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये काफ़ी दफ़ा हम सुन चुके हैं। आप लोग सियासत से अलहदा नहीं रह सकते, ये आपका रोज़मर्रा का काम है। एनीवे इसको ले तो आए, लेकिन ये इसने एक गैर यकीनी सूरत हाल की पैदा कर दी। इसकी वजह से भी हमारा मसला बन गया, क्योंकि आईएमएफ ने अभी हमें 1.3 के 1.5 बिलियन डॉलर देने हैं, और सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो देने हैं, जब वो पैसे देगा तो फिर और लोग भी हमें डॉलर देंगे। तो ये खामखा की फजूल वो करने की कोशिश की गई। इसमें एक चीज़ साबित हो जाती है, और वो ये चीज़ साबित हो जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने, इस पार्टी ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। ये पंजाब से और ख़ास तौर पे लाहौर से बाहर देखने को तैयार ही नहीं। पहले मिफ्ता इस्माइल से सारा काम करवाया, उस बेचारे को कुर्बानी का बकरा बनाया, और फिर ये भी लोग कहते हैं कि देखें वो इसलिए भी उसको कुर्बानी का बकरा बनाया कि ही डिड द हार्ड वर्क, उसको हटा दिया, क्योंकि इनको जो है कराची मेमन बरादरी का एक ताजर जो है फाइनेंस मिनिस्टर कबूल नहीं है, वो सिर्फ अपने घर का बंदा, और वो ये है कि लाहौर का कोई है, उसको लाना चाहते थे। तो इस किस्म के ये इश्यूज जो है ना, वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन ये इश्यूज है और ये प्रॉब्लम है। सो लेट्स बी लेट्स बी फेयर विद मिफ्ता, उसके साथ ज्यादती हुई है, और इस नौटंकी जो है इसको ला के जो है इसको बिठा दिए। फजूल किस्म का आदमी है। फिर कभी बात होगी, मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी वो स्पेस जो है वो सुन लें, और वो मेरा थ्रेड पढ़ लें जो इसमें मैंने कॉपी किया हुआ है इसके बारे में। तो ये इशू थे जी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल पूरे मुल्क में रही है। और मुल्क में हालात जो है वो कोई अच्छे नहीं रहे। सो लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस गैर यकीनी सूरत हाल, इस अबतर सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। फॉर एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन इट्स नॉट अ सरप्राइज। जो इक्तिसादी तारीख को जानता है, जिसने पढ़ी हुई है, मुझ जैसे नहीं, उसके लिए कोई वो नहीं है। एक बड़े मशहूर एक नाम है, आपने सुना होगा, बैरन रॉथस्चाइल्ड। उसका बड़ा एक मशहूर मकूला है, वो कहता था कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, यानी वो उस वक्त, उसने कहा उस वक्त आप फ़ायदा उठाओ जब एक गैर यकीनी सूरत हाल हो। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल में भी, इस अबतर सूरत हाल में जब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, उसमें बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। दो मैं नाम ले देता हूँ, इस तरह तो वैसे बहुत से हैं। एक जो ये सोने के स्मगलर्स है, सोने की जो आप कीमत है वो आजकल साल पहले कितनी थी और अब कितनी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो फ़र्क आया। अब तो 1.5 लाख से ऊपर चली गई है फी तोला की कीमत। लेकिन अगर आप सोने के जो ताजर हैं उनसे बात करें, तो आपको ये बताएंगे कि यार डिमांड तो इतनी है नहीं, लोग इतना खरीद नहीं रहे। एक तो ये होता है ना कि डिमांड बहुत ज्यादा हो, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हो, तो आपकी कीमत वो फिर वाकई वो ऊपर जाती है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। लोग डिमांड है ही नहीं, खरीद ही नहीं रहे। पाकिस्तान में लोगों के पास, कितने लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा हो गया कि वो सोना अच्छी खासी तादाद में है। ये सोने के होर्डर्स है, ये जो जखीरा करते हैं, ये एक पूरा ग्रुप है। ये इसको होर्ड कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार अब पैसे की कीमत गिर रही है, तो लोग सोने वगैरह की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, या फिर डॉलर की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस है वो अगर ऊपर जा रही है, तो उसके साथ सोने की भी ऊपर जाती है। बहुत सी जो चीज़ें हैं, इनकी ज़्यादातर चीज़ों की कीमत जो है वो सोने डॉलर से ही लिंक्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मंडियों में। तो सोने की कीमत जो है वो भी काफ़ी ऊपर चली गई, लेकिन इससे इस ग्रुप ने बड़ा फ़ायदा उठाया। फिर दूसरा एक ग्रुप, बैंक्स। बैंक्स ने फ़ायदा उठाया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से। अप्रैल और जून के दरमियान, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, ये सेंट्रल बैंक कह रहा है। उन पे मेरे ख्याल में जुर्माने अभी शायद लगे या नहीं लगे, वो फिर कोर्ट चले गए हैं या फिर उन्हें सिफारिश करवा ली होगी। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज के उसमें थोड़ी सी वो गड़बड़ करके, मैनिपुलेशन को आप गड़बड़ कह लें, उसके जरिए इन्होंने बड़ा पैसा बनाया। कितना पैसा बनाया, आप सिर्फ ये अंदाजा कर लें कि 3 महीनों में, स्टेट बैंक की हमें बता रहा था की रिपोर्ट है कि 3 महीनों में इन्होंने, बैंकों ने 26 बिलियन रुपए बनवाए फॉरेन एक्सचेंज के, इस गड़बड़ से, इस मैनिपुलेशन से। और मैनिपुलेशन के क्या तरीके थे? मैनिपुलेशन के तरीके ये थे कि अगर स्टेट बैंक ने $1 का रेट रखा हुआ है 220 मिसाल के तौर पे,
तो ये लोगों को 230 तक का भी नहीं दे रहे होते थे, अपने पास संभाल के रखा होता था, 230 235 का बेच देते थे। तो उसमें ऑब्वियसली जो एक ऑफिशियल रेट और उसमें वो जो फ़र्क है, तो वो उस पर पैसा बनता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक बताया कि इस तरह मैनिपुलेट कर रहे थे। तो ये फाइनेंस डिवीजन वालों ने फिर इंक्वायरी, एक मिफ्ता इस्माइल के अंडर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जिन्होंने इनके खिलाफ एक्शन प्रपोज किया। स्टेट बैंक ने अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इन पे जुर्माना ऐड किए, लेकिन अंदाज़ा ये लगा लें कि इन्होंने कितना कमाया कि एक बैंक जो था उसकी फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग, हर बैंक के पास जो है वो डॉलर्स पड़े होते हैं कमर्शियल बैंकों के पास, ये उनका एक असासा होते हैं, उस पर ये पैसे कमाते हैं। अगर कीमत गिर जाए तो उनको नुकसान होता है, कीमत ऊपर जाए डॉलर की तो वो उसको फायदा हो जाता है। लेकिन खैर एक बैंक ऐसा था जिसको पिछले माली साल में, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इससे पिछले माली साल में उनकी फॉरेन एक्सचेंज पे जो उनकी आमदन थी, वो टोटल जो आमदन थी वो 1.8 बिलियन रुपए थी। इन 3 महीनों में, अप्रैल से जून तक, उनकी फॉरेन एक्सचेंज की उस बैंक की अर्निंग थी 3.2 बिलियन रुपए। ठीक है जी। फिर एक और बैंक था जिसकी उस पिछले माली साल में अर्निंग जो थी फॉरेन एक्सचेंज पे, वो थी 3.2 बिलियन रुपए थी, ये 3.4 बिलियन। इस 3 महीनों में, इन 3 अप्रैल से जून तक उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज पे 3.3 बिलियन रुपए कमाए। ठीक है जी। तो अगर ओवरऑल देखें जो रिपोर्ट हमें बताती है, मजमूई तौर पर आप देखें तो जो बैंकों की फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स थी, वो पिछले माली साल में जितनी उन्होंने अर्निंग्स की थी पूरे एक माली साल यानी 12 महीने में, वो उसके तकरीबन 70% उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में कमा लिया। तो अब देखते हैं कि स्टेट बैंक उन पे जुर्माना लगाता है नहीं लगाता, लेकिन ये दो हैं कि देखें उन्होंने इस दौरान भी जो है इन अबतर सूरत हाल में भी, जब मुल्क पे एक पूरा एक साया था कि पता नहीं डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसमें भी उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए। ओवरऑल जी इस गैर यकीनी सूरत हाल का, और ये जो मैंने आपको अवामिल बताए हैं इंटरनल एक्सटर्नल के, तो उससे होगा ये कि ये जो पाकिस्तान का जो कर्जा है, मजमूई कर्जा, वो इसको अब मजीद महंगा पड़ेगा और हम पे कर्जों का बोझ मजीद पड़ेगा, क्योंकि अब जो शरह सूद है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, वो कर्जों पे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आने वाले दिनों में हमारा कर्जा बढ़ेगा, कर्जों का बोझ हम पे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये तो एक वो थी इशू था जिसको मैंने कवर किया। लेट्स गो टू द अदर इशू। थोड़ा सा मेरे साथ ही रहिएगा, ये थोड़े से, क्योंकि मैं पूरे साल को कवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सॉरी। दूसरा जी, ये रूसी ऑयल का जो रशियन ऑयल एंड गैस का हवा खड़ा किया था, ये पीटीआई वालों ने बड़ा खड़ा किया हुआ था, और इसको ऐसा उन्होंने बना दिया कि यार इसकी वजह से तो हमारी हुकूमत गई है कि रूस से हमने बस वो तेल और गैस खरीद रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं जी, ये हवा खड़ा किया हुआ था, ये ट्रक की बत्ती थी, और अभी भी ट्रक की बत्ती है। ये जो आपको मुसद्दिक मलिक साहब जो है अभी बता रहे हैं कि हमने रूस से मुआहदा कर लिया, ऐसी कोई कोई मुआहदा नहीं हुआ। आज ही हमें मिफ्ता इस्माइल से बात हो रही थी, वो एक उस पे जूम पे थे, उन्होंने कहा यार रशियन जो है हमें तेल बेचना ही नहीं चाहते। दिस इज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। वो कहते हैं वो हमसे इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमें तेल बेचने में, वो हमें नहीं बेचेंगे। वो इंडिया को बेच देंगे, चाइना को बेच देंगे, किसी और को, वो हमसे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उधर इंडिया उनसे नाराज हो जाएगा और इंडिया को वो नाराज करने के वो नहीं ले सकते। अच्छा, वैसे भी ये एक उसी वक्त से, जब से ये हवा खड़ा किया गया था, ये हमाद अजहर वगैरह और खान साहब जो है वो कि जी हम रूस से बड़ा वो तेल लेना चाहते थे, लेकिन ये आड़े आ गए और हमारे खिलाफ साजिश हुई और ये हुआ वो हुआ। ये ट्रक की बत्ती थी शुरू से जी, वो इसलिए क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है कि रूस के साथ एक ऐसा कोई मुआहदा था ही नहीं। ये ऐसा नहीं होता कि बस आपसे यहाँ से मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम कहेगा कि यार हमने रूस से तेल लेना है तो बस चले वो, और रूस जो है वहां से एक टैप ऑन कर देगा, एक बटन उसने ऑन करना है, एक हैंडल घुमाना है, तो रूस जो है तेल और गैस पाकिस्तान में एक दिन के अंदर पहुंचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमाद अजहर साहब थे, उन्होंने एक लेटर वो किया था कि देखिए जी ये लेटर लिखा हुआ है। लेटर की कोई हैसियत नहीं है यार, लेटर मैं और आप भी जो है 5-6 लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, 20-30 लिख देंगे। आगे से रूसियों का कोई जवाब भी तो आना चाहिए, कोई जवाब नहीं आया उसके लेटर का हमाद अजहर के। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी रूस का जो वो एक डिस्काउंट पे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आलमी मंडी से जितनी कीमत है वो उससे कम पे बेच रहा है, उसकी मजबूरी है क्योंकि उन पे पाबंदियां लगी हुई है। लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा उठा रहा है इंडिया और चाइना। उन्होंने इतनी मिकदार में गैस और तेल के पहले से मुआहदे किए हुए रूस के साथ कि आंदा 6 महीने में भी पाकिस्तान के पास कोई पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान को उसमें से तेल प्रोवाइड कर सके। उन्होंने पहले से ही एडवांस में इतनी बुकिंग करवा के रखी हुई है, और इंडिया ने बहुत फायदा उठाया।
डिस्काउंट पे तेल अच्छा खासा खरीदे, उनके पास रिफाइनरीज थी, वो उस रिफाइनरी से साफ करते रहे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदे और वो यूरोप को बेचते रहे। इंडिया ने अच्छा खासा इस पे पैसे कमाए। फिर देखें जी, रूस का जो तेल है, वो अगर गैस, वो अगर मुआहदा हो भी जाता है, और अगर हो भी जाता, तो आपका क्या ख्याल है कि वो वहां से, जैसे कि मैंने कहा कि बस एक बटन ऑन करते और वहां से एक दिन के अंदर पाकिस्तान, ऐसे कोई नहीं। थोड़ा सा आप मैप उठाएं, दुनिया का नक्शा उठाएं, तो उसमें आप देखेंगे कि रूस से अगर तेल आता भी, बड़े बड़े वो आता तेल पाकिस्तान में पहुंचता है, या इस तरह एलएनजी वगैरह की गैस वो टैंकर्स में पहुंचता है। अब अगर रूस से वो चलता है बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए तेल और गैस लेके, वो घूम फिर के बहरा हिंद से होके वो इंडिया के ऊपर से होके फिर पाकिस्तान और कराची की तरफ कहीं आएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि वो मुफ्त में आता है? फिर अगर वो जब पाकिस्तान पहुंचेगा, तो फिर वो जाएगा रिफाइनरीज, रिफाइनरीज में साफ होगा, रिफाइनरीज से फिर जाके पूरे मुल्क को उसने जाना। तो जब आखिर तक वो पेट्रोल पंपों तक वो तेल और वो गैस पहुंचेगी, तो उसकी और जो हम पहले से खरीद रहे हैं उसकी कीमत में कोई इतना फर्क नहीं रहना। लेट मी टेल यू दैट, मुश्किल से अगर आ भी गया तो 2-3 रुपए का फर्क आ जाएगा। उस 2-3 रुपए के फर्क के लिए आप लोग अपने जो उन मंडियों से ताल्लुकात खराब कर लेंगे जिनके आपसे 40-50 साल से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। यूएस हो गया, अच्छे तो नहीं है लेकिन ताल्लुकात हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स की बड़ी मंडी है, एक्सपोर्ट्स किधर चलिए, अगर आप पे वो रूस पे पाबंदियां लगी हुई हैं, अगर आप उनसे तेल और गैस खरीदते हैं, तो पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाएंगी, और हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स है अगर वो नहीं होंगी तो हम वैसे ही तबाह है। तो फिर तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। रूस से अगर वो लेते हैं तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इवन सऊदीज भी हमसे नाराज हो जाएंगे। तो ये तीन बड़ी बड़ी मंडियां हैं। अरब, अब आप देख लें कि अरब में हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स की नहीं मंडी, हमारे लोग जो है काम करने को कितने ज्यादा वहां पे जाते हैं। तो अगर वो नाराज हो गए और अगर उनसे हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, पीटीआई के दौर में काफी खराब हुए हमारे सऊदी अरब, कतर वगैरह से ताल्लुकात, तो फिर आप खुद सोच लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स के साथ और क्या क्या होगा और क्या होने वाला है। एंड माइंड यू, सऊदी अरब पहले ही हमें एक वो फैसिलिटी दे चुका है कि आप अभी तेल खरीद लें, बाद में पैसे दे दें। तो हम वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं शायद। तो मुझे तो रूस से फॉर नो रीजन, और चले या तो आपका रूस से बड़ा कोई गहरा ताल्लुक होता है, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही होती, तो पाकिस्तान और रूस की जो जो तिजारत है, उसका मजमूई हजम जो है वो $1 बिलियन भी नहीं है, इट्स लेस देन $1 बिलियन। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये जब भी आपको कोई इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए, कोई ये हवा खड़ा करे, तो इसमें आप लोग ये समझ लें कि यार ये कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू नहीं है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू कि बस वो फौरन हो जाएगा। अच्छा जी, चलें अब चलते हैं इसके बाद अखराजात की तरफ और आमदन की तरफ, एक्सपेंसेस एंड इनकम। इस पूरे साल में जी जो आमदन रही है, उसमें टैक्स, आमदन में ये आप याद रखें कि इनकम की मैं बात करूं, उसमें टैक्स की इनकम भी है और नॉन टैक्स इनकम भी है। नॉन टैक्स इनकम मिसाल के तौर पे ड्यूटीज होगी, आप कार रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी होगी, इंपोर्ट पे ड्यूटी होगी, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वगैरह होते हैं। टोटल तकरीबन जो थी ये 7 खरब रुपए आमदन थी हुकूमत की, 7 खरब रुपए, 7 ट्रिलियन रुपीज। तो लेकिन इसके साथ ही फिर जो अखराजात का तखमीना है, वो जो मैंने अंदाजा लगाया, अभी फाइनल नंबर रिलीज नहीं हुए, लेकिन ये 11 खरब रुपए से ज्यादा इस साल में हमने अखराजात किए, 11 खरब रुपए से ज्यादा। तो इनके दरमियान आप देख लें 4 खरब रुपए का डिफरेंस बनता है। और 4 खरब रुपए हम लोग जो है वो ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो बैंकों से और मुख्तलिफ जराए से कर्जा लेगी, तो उसे इस्तेमाल करेगी। इस साल आगे ही तकरीबन 3 खरब रुपए इस साल के आखिर तक हुकूमत कर्जा ले चुकी है बैंकों से और मुख्तलिफ जराए से, 3 खरब रुपए अपना निज़ाम चलाने के लिए। अभी आगे देखिए, अभी तो 6 महीने, अगले साल इसी तरह चलता रहेगा, अभी 6 महीने इस माली साल में भी रहते हैं, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन बजट में भी, बजट के वक्त के में भी हमें मिफ्ता इस्माइल ने यही बता दिया था कि इस साल जो आमदन और अखराजात में जो फ़र्क रहेगा वो तकरीबन 5 खरब रुपए का रहेगा। तो इस अच्छा, अखराजात जो हैं वो क्यों बढ़े? अखराजात बढ़ने की देखें, एक तो हमारा जैसे कि मैंने बताया कि जो मजमूई तो हमारा कर्जा है वो ज़्यादा हो गया, तो उस पे हमें जो कर्जे पे सूद पे और फिर प्रिंसिपल की अदायगी जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरे ख्याल में 2.5 खरब से ज़्यादा की है अब सालाना। और शायद ये इस साल जो है 3 खरब से भी, इस माली साल में 3 खरब रुपए से भी टप जाएगी। फिर इसके अलावा आप देख लेंगे पीटीआई ने एक एक बहुत गलत
कदम उठाया था वो थी फ्यूल सब्सिडी। वो फ्यूल सब्सिडी और उस वक़्त के वो एक शौकत तरीन साहब थे, ये भी अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अल्लाह की शान है। वो कहते हैं कि जी वो लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते रहे कि ऑल इज़ फिगर्ड इन, कि इसकी हमने फाइनेंसिंग की हुई है, इट इज़ पेड फॉर। इसका सादा इसकी सादी सादा तशरीह इसकी जनाब अली ये है कि वो कह रहे थे कि इसमें हमें कोई नए टैक्स लगाने की ज़रूरत, इस पे इसका ये जो सब्सिडी हम दे रहे हैं अरबों रुपए की, इसका हमारे उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंसेस पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। ये तकरीबन 500-600 बिलियन रुपए की सब्सिडी देनी पड़ी है। ये जो पीटीआई का काम था, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन फिर शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने भी आगे, वो भी सियासत ही करते हैं, रिवायती सियासतदान है, तो उसमें उन्होंने देर की। लेकिन ये इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ, इसकी वजह से अखराजात बढ़े। फिर इस साल दहशत गर्दी की जो नई लहर आई है उसकी वजह से सिक्योरिटी के अखराजात काफ़ी बढ़े हैं। शहबाज शरीफ ने साहब ने आते साथ ही उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे का और पेंशन वगैरह में इजाफे का ऐलान कर दिया, उस वजह से अखराजात बढ़े। उन्होंने एक और अजीब काम किया, यही उनको ये आते हैं, ये काम उनके बड़े शौक से हैं कि ऑफिस के लिए 6 दिन कर दिए। और खुदा के बंदे, यहाँ पे जो ऑफिस में काम है वो तो 3 दिन में भी, 2 दिन में भी हो सकता है। यहाँ पे 6 दिन और 7 दिन बुला के आप लोग क्या करेंगे? वो ऑफिस में मजे से बैठे रहेंगे, एसी लगाया होगा, हीटर लगाए होंगे, उनको क्या है, घरों में वैसे ही तंग होते हैं। तो आपने उल्टा उनको 5 दिन से 6 दिन कर दिया, तो वो जो उनके आने जाने के और जो सरकारी अखराजात है काम करने के, सरकारी मशीनरी के अखराजात, वो भी बढ़ गए, उस पर भी फर्क पड़ा। फिर अब आप देख लें कि वही रिवायती सियासत, कि इसमें एमएनएज और एमपीएज उनकी वफादारियां खरीदने के लिए अभी तक 87 से 90 बिलियन रुपए उनको जो है वो रिलीज किए जा चुके हैं। तरक्याती बजट कम कर दिया गया है, इस साल रिकॉर्ड कम खर्चा हुआ है अभी तक। पहले 6 महीनों में सिर्फ मेरे ख्याल में 137 के 138 बिलियन खर्चा हुआ है तरक्याती अखराजात पे। वो भी कोई हमारे तरक्याती वो भी ठीक नहीं है, लेकिन दैट्स फॉर अनदर टाइम। लेकिन ये है कि 87 बिलियन जो है ये एक रिश्वत जो दी गई है एम एन ए एम पी एस के, इसके लिए भी देखें इंतजाम करें, इससे भी हमारे अखराजात इस तरह की चीज़ों से भी बढ़ते रहे हैं। फिर आप देख लें कैबिनेट का साइज 76 वजीर और मुशीर है यार, तो ये मुल्क कैसे अफोर्ड करेगा? मतलब यही मैं कहता हूँ कि इन सारों का कोई वो नहीं है, हाल नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनको कुछ नहीं आता। और ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये तो आई डोंट नो यार, इनको इन लोगों को कब समझ आएगी, कब अकल आएगी कि ये मुल्क किस तरह चलाना है। चौथी पांचवी दफा जो है अच्छे ओहदे पे फायज हो रहे हैं। पहले पंजाब इनके पास था, वफाक इनके पास है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि मुल्क कैसे चलना है। तो ये जी कुछ चीज़ें थी। फिर इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। जल्दी से इसको मैं कवर कर लेता हूँ अब, क्योंकि आगे ही 40 मिनट तो हो गए हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये कितना लंबा बोलेगा, लेकिन देखें इकोनॉमी में बात हो रही है, पूरे साल की बात हो रही है, तो चलें, लेकिन इसको मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं, इक्तिसादी और माली बद इंतज़ामी जो कि हमारे इट्स द यूजुअल थिंग, यहाँ पे जो है इक्तिसादी और माली बद इंतज़ामी और मिस मैनेजमेंट जो है दैट्स द नॉर्म। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और वो इस साल भी जो है अफसोस की बात यह है कि वो उसमें मजीद अबतरी आती गई है। मैं चंद मिसालें देता हूँ। अब मिसाल देख लें आप, पावर सेक्टर जिसे हम कहते हैं, गैस और बिजली का सेक्टर देख लें, उनका सिर्फ गर्दिशी कर्जा जिसे हम सर्कुलर डेट कहते हैं, इस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करूंगा, वो 4 खरब रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। और आपका क्या ख्याल है कि वो कहाँ से लिया जाता है? वो मैं और आप जो टैक्स देते हैं उसी से पूरा किया जाएगा, वो कहीं आसमान से नहीं आएगा। तो 4 खरब रुपए से ज्यादा सिर्फ उनका गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है। कोई उसमें इस्लाहात नहीं है। इस साल जो बिजली जितनी पैदा हुई है, तो वो देखें उसमें से तकरीबन कितने 22 बिलियन यूनिट्स, जो मेरे पास डेटा है वो बता रहा है कि 22 बिलियन यूनिट्स जो हैं वो दे वर लॉस्ट। वो सिर्फ किस चीज़ में गुम हो गए, लॉस्ट हो गए? वो ये है कि वो जो तारे हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है जिसके ज़रिए हमें बिजली आती है, उसी में गुम हो गए। वो इतना बोसीदा है, वो इतना बेकार निज़ाम है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा चोरियाँ जैसी कीमतें, गैस बिजली और गैस की बिजली की कीमतें खास तौर पे आसमान पर गई हैं, तो चोरियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले भी कम नहीं थी। तो इनको कुल मिला के जनाब अली 34% बिजली जो बनती है वो वैसे ही ज़ाया हो जाती है। 18% 19% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो जितनी बिजली पैदा होती है वो जब आप तक तरसील होती है उसमें 18 से 19% उधर ही ज़ाया हो जाती है। और फिर 18-19% जो है वो चोरी में ज़ाया हो जाती है। कुछ रीजन है, कोयटा, केस्को,
ट्राइबल एरिया की इलेक्ट्रिसिटी, टेस्को, पेशावर पेस्को, हैदराबाद, सखर वगैरह, हर जगह होती है चोरी, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे जो ये जो मैंने आपको नाम बताया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो और फिर इसकी जो ये जो टोटल यूनिट्स जो बिजली के बने हैं और ये जो लॉस्ट देवर लॉस्ट और थेफ्ट जो ये इनकी चोरी होती है बिजली की, इसका अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के रेट पे अंदाज़ा लगाएं तो $3 बिलियन का सिर्फ इस साल नुकसान हमें बिजली की इस ख़राब कारकर्दगी की वजह से पहुंचा है। इसके अलावा गैस, सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, ये जो दो बड़ी कंपनियां पाकिस्तान की, उनके जो अनअकाउंटेड फॉर गैस है, यूएफजी जिसे कहते हैं, उसमें चोरी भी आती है, उसमें लीकेजेस भी आते हैं, वो सीधा पुराने पाइप है उनमें से गैस जगह जगह से लीक हो रही होती है। खैर अनअकाउंटेड फॉर गैस जो है वो $4 बिलियन, अगर आलमी सतह की कीमत पे उसका मुवाजना किया जाए कि वो कितने की बनती है, तो वो $4 बिलियन की हमें गैस इस साल, $4 बिलियन की फकी पड़ी अनअकाउंटेड फॉर गैस उसमें। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, पीआईए, स्टील मिल, रेलवे, कोई हाल नहीं है उनका, वो इस साल भी इसी तरह नुकसान में चलती रही, अरबों खरबों अरबों रुपए का नुकसान जो कि टैक्स पेयर के उससे जाता है, मेरे और आपकी जेब से। कोई वो नहीं है। अब स्टील मिल में एक यूनिट कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं रही सिरे से, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हुआ स्टील मिल में, अरसे से बंद पड़ी हुई है, लेकिन उनको तनख्वाहें जो है उनकी जाती हैं, उनकी पेंशन जाती हैं, वो वैसी पड़ी हुई है। फिर आप ये देख लें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रेलवे जो है कि ये हमारी मैंने कहा था ना मिस मैनेजमेंट, पहले आपको शुरू में एक बात मैंने की थी कि मिस मैनेजमेंट हमारी इतनी है कि वी डोंट नो हाउ टू मैनेज एसेट्स। अब रेलवे देखें, इसकी ज़मीन जो है कुल वो बनती है 1,67,670 एकड़ पूरे पाकिस्तान में, उसमें से तकरीबन 10,000 एकड़ जो है वो कब्जा है गैर कानूनी तौर पे। इस साल रेलवे ने बकौल उनके कि उन्होंने तकरीबन 400 हाँ 460 एकड़ कि 437 एकड़ उन्होंने रिकवर करवाए हैं। उन्होंने वापस जो कब्जा ग्रुप है उन कब्जा ग्रुप से उन्होंने वापस लिए हैं। उसकी मालियत बनती है, अगर आप मार्केट रेट पे लगाएं, $19 बिलियन। अब ये याद रखें कि ये जमीन जो है ये आज से 1 साल 2 साल या 5 साल से नहीं, ये दहाइयों से कब्जे में है, 4-5 दहाइयों से ये कब्जा है इस पे, 3-4 दहाइयों से हुआ हुआ है। तो उसकी इतनी कीमत और ये कब्जे में है, और अभी भी यानी इसका मतलब ये है कि अगर 19 बिलियन की सिर्फ ये जमीन थी जो इन्होंने रिकवर करवाई है, जिसका कब्जे से छुड़वाई है, तो अगर इसी हिसाब से जाए तो इसका मतलब है कि ये फी एकड़ ये बनती है ये जमीन रेलवे की 4 करोड़ रुपए। ठीक है जी। और अगर फिर वो जो बकाया जो 10,000 एकड़ में से जो अभी तक कब्जे में रह जाता है, इन्होंने सिर्फ 437 एकड़ 460 एकड़ वागजार करवा लिया, वो जो बाकी 9,000 एकड़ रहता है उससे ज्यादा एकड़, अगर इसी कीमत पे इसी हिसाब पे उस जमीन का अंदाजा लगाया जाए, इसका मतलब है कि रेलवे को 390 बिलियन रुपए की रेलवे की जमीन जो है वो अभी भी जेर कब्जा है। मैं सिर्फ एक रेलवे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हर इदारे के पास जमीनें हैं इनको, और अच्छी खासी जमीनें हैं, कैंट की जमीनें हैं, पोस्ट ऑफिस वालों के पास जमीनें हैं। इस पे मैंने एक पेपर लिखा था, ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम क्योंकि इस चीज़ को छेड़ा ही नहीं जाता, खामोशी रहती है इस पे, कभी कभार अखबार में आ जाता है। वो मैंने अपने इसमें उसका लिंक दिया हुआ है, ये पेपर जरूर पढ़िएगा अगर आप लोगों ने ये समझना है कि सरकारी जमीनों के साथ ये जो कि एक एसेट है, एक बहुत बड़ा असासा है, उसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है इस मुल्क में। तो प्लीज डू वॉच दैट, डू रीड दैट पेपर। वो मैंने सादा सी अंग्रेजी में लिखा है और आप लोगों को बड़े ही उसमें मालूमात मिलेंगे। उसका मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा जी, बात फिर अच्छा एक और आपको मैं मिसाल दे दूं कि या हुकूमत जो है ये जब ये काम चलाती है, ये काम खुद करते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो इसका कितना नुकसान। नीलम झेलम जी, नीलम झेलम हमारी जान को पड़ा हुआ है। ये 1995-96 का एक वो अप्रूव हुआ था कि जी नीलम झेलम बनाएंगे, और कहीं 2020 में 2021 में बड़ी मुश्किल से इस दौरान हमारे, अगर आपने बिजली के बिल देने वालों को याद होगा कि जी नीलम झेलम सरचार्ज हमसे कितने अरसे जो है वो लिया जाता रहा। वो अभी अ, शुरू हुआ है 2021 में, अभी इस साल उसको बंद कर दिया गया है। वो पता चला है कि जी उसके लिए वो जो डिज़ाइन था उसमें कोई फॉल्ट था और टनल कोलैप्स कर गई, और वो जो उससे बिजली पैदा होनी थी सस्ती, उसकी बजाय जब वो टनल कोलैप्स कर गई उससे कुछ भी नहीं पैदा हो रहा, तो वो पाकिस्तान के लोगों को 96 बिलियन रुपए की फकी पड़ी है, क्योंकि आपको मजीद बाहर से फर्नेस ऑयल वगैरह एलएनजी मंगवानी पड़ी है।
नीलम जेलम काम नहीं कर रहा था, तो उसकी जगह उनसे पैदावार करनी पड़ी है, जो कि हमें 96 बिलियन रुपए ज़्यादा महंगी पड़ी है, जो कि मैंने और आपसे जेब से अभी भी निकलवाए जा रहे हैं, पूरे नहीं हुए, निकलवाए जाएंगे। तो आप देखें कसूर किसका है, और पता चला कि वो कसूर जिसने डिज़ाइन किया था, जिस कंपनी ने, ये उसका है, निकलवाए आपकी और मेरी जेब से लिए जा रहे हैं। तो ये कौन सा दस्तूर है, कौन सा आइन है, मुझे तो नहीं पता, और कौन सा कानून है। अजीब ही एक तमाशा है। फिर जी पाकिस्तान में एक बड़ा मसला रहा इन्फ्लेशन का। अफरात ज़र की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा रही। इट्स वो 26%, 27% ये तो ऑफिशियल रेट है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अबाउट 30%, 30% से ज़्यादा है। तो इसकी वजूहत क्या है जी? एक तो वो जो इसकी दो वजूहत, बैरूनी वजूहत, रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह से। मैंने जैसे कि आप पहले ही बता चुका हूँ कि कीमतें आसमान को पहुंच गई, इंपोर्ट्स बहुत महंगी होगी। फिर उसके अलावा डॉलर जो है वो जब रुपए के मुकाबले में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो हमें हमारी इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी महंगी पड़ गई। तो जाहिर है जब आप बाहर से वो चीज़ें मंगवाते हैं महंगी पड़ती हैं, तो जब अंदर आएंगी और लोग खरीदेंगे तब भी वो महंगाई उसी तक पहुंचेगी, तो सही वो ट्रांसफ़र तो होगी। तो इस वजह से ये दो बड़े फैक्टर्स थे, बैरूनी अवामिल थे, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। और फिर उसके बाद अंदर के जो मसाइल था, और सबसे बड़ा उसमें मसला था कि जो तारीखी जो यहाँ पे सैलाब आया, इस सैलाब की वजह से जितनी तबाहकारी हुई, अभी तो कह रहे हैं कि एक तखमीना बता रहे हैं कि कहीं 37 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान ओ हुआ है मजमूई तौर पे। लेकिन एक बड़ा नुकसान इससे ये हुआ कि देखें जो खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई। तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो खड़ी फसलें तबाह हुई हैं उसकी वजह से ज़रूरी अजनास जो है वो बहुत कम, उसकी सप्लाई जो है उसकी रसद जो है वो बहुत कम होगी। और जब सप्लाई कम होती है, लेकिन लोगों ने खाना पीना तो है, लेकिन अगर वो चीज़ें कम हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी कीमत बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये एक और वजह थी कि इसकी वजह से कीमतें बढ़ी। और फिर ओवरऑल अगर आप देखें मजमूई तौर पे, तो इसमें मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा था पिछले साल, मैंने उसमें बाकायदा एक्सप्लेन किया हुआ था, उसमें पूरा आप लोगों को बताया हुआ था, जो मैंने कॉपी किया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा कि मजमूई तौर पर तलब और रसद के मसाइल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तारीखी तौर पर अफरात ज़र की शरह ऊँची रही है दोनों तरफ से। एक तो देखें हम पैसे बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं, ये जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा, फिर इसकी मैं कभी आपको मुकम्मल तफसील बता दूंगा किसी अगले प्रोग्राम में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, जब आप नोट छापते हैं और उधर दूसरी तरफ से आपकी सप्लाई जो है, रसद जो है वो ठीक नहीं होती उसकी, और आपकी पैदावारी सलाहियत जो होती है किसी मुल्क की, प्रोडक्टिविटी वो कम होती है, तो फिर उसका आखिर में नतीजा जो है वो अफरात ज़र की सूरत में निकलता है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान में अफरात ज़र इतनी ज़्यादा होगी, और आने वाले दिनों में भी एटलीस्ट पहले 6-7 महीनों में कोई इम्कान नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस आएगा। तो वी आर इन फॉर अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। 3-4 और चीज़ें जी, इससे पहले कि मैं आप लोगों की जान छोड़ दूँ, लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि पूरे साल का बता रहा हूँ। एक तो ये है जी कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है, इंपोर्ट भी कम होगी लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह ये नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने रोना डाल दिया कि जी ये देखें इतनी तबाही फैल गई इनके आने के बाद, जो एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई के दौर में भी जो हमारा पिछले माली साल में एक्सपोर्ट्स जो है 30 बिलियन से ऊपर की जो एक्सपोर्ट हुई थी, वाकई वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादा कमाल जो है वो ये था कि ये थोड़ी सी एक ट्रिक है जो आप लोगों को नहीं बताई जाती, वो होती है कि आपने इसमें फ़र्क ये करना है कि मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पैसे ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई, या ये कीमत आलमी सतह पे जो है ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हमें एक्सपोर्ट्स की ज़्यादा आमदन हुई। तो हो ये रहा था कि बेसिकली इट वाज प्राइमरली प्राइस इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से तकरीबन सारी चीज़ों की कीमतें आसमान तक बातें करना शुरू हो गई। उसमें एक चीज़ जो थी वो थी कपास, कॉटन, जिसकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई, अब तो बहुत नीचे आ गई हैं, जो एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो अब कम, उससे आमदन कम हो रही है। तो वो जो इतनी ऊपर गई, तो पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट्स पहले देता था, मिकदार में कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। तो पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट्स पहले करता था उतनी हो रही थी या उससे थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन चूंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी, और पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट जो है वो है ही कपास पे, बुनियाद है उसकी, टेक्सटाइल्स, 60 से 65% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं ही वही। तो उस कीमत ज़्यादा होने की वजह से हमें आमदन ज़्यादा हुई एक्सपोर्ट्स की। तो वो जो है वो उस वजह से। और फिर एक अंदरूनी मसला ये था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है,
पैदावारी लागत वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, जिसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रीज ने वो या तो पैदावार उनकी बहुत कम होगी एक्सपोर्ट्स के लिए, या अब बंद हो रही हैं। तो ये 2-3 वजूहत हैं जिनकी वजह से ये अंदरूनी ये एक्सपोर्ट्स जो है हमारी वो अब कम होना शुरू हो गई है। इम्पोर्ट्स ऑब्वियसली इम्पोर्ट्स कम इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो मजमूई कौमी पैदावार है, जीडीपी, वो कम हो रही है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जीडीपी जैसे बढ़ती है तो हमें फिर बैरूनी इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जब कम होती है तो फिर इंपोर्ट्स कम करनी पड़ती है। उसके अलावा टैरिफ्स लगाए हुए हैं इंपोर्ट्स को डिटर करने के लिए कि इंपोर्ट ज़्यादा ना आए, क्योंकि हमारे पास डॉलर ही नहीं है पेमेंट्स के लिए, तो उस पर अच्छा खासे टैरिफ्स लगाए हुए हैं। फिर ये देख लें कि बैंक्स वगैरह को हिदायत हैं, ऑब्वियसली ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियल के, कि किसी तरह भी लोगों को जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी एलसी वगैरह नहीं खुल रही, उनको तरीके तरीके से तंग किया जा रहा है कि इम्पोर्ट्स ना हो। तो इसी वजह से इम्पोर्ट्स भी कम हो रही है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट वन, कि जो हमारे जो डॉलर के आमदन के ज़राए हैं तीन जो है, वो है तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से जो सरमायाकारी आती है, और तीसरा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो कम हो चुकी हैं। रेमिटेंसेस भी जो है वो कम हो गई है, कम हो रही हैं। मिसाल उसकी वजूहत है, एक तो बड़ी वजह यह है कि डार साहब आए हैं, इनकी एक बचकाना किस्म की पॉलिसी है, फॉर नो रीज़न, पता नहीं इसको क्या, वो एक शौक चढ़ा हुआ है कि पैसा जो है वो रुपया जो है मैंने 200 से जो है डॉलर के नीचे, और खुदा के बंदे नहीं है, ऐसे हालात ही नहीं है। उधर से शोर मचाया हुआ है, अब थोड़ा आराम आ गया, अब समझ आ गया कि यार पहले जैसे हालात नहीं है, तो अब आगे चुप करके बैठ गए डार साहब। लेकिन 200 रुपये से कम नहीं है, इन्होंने एक जिद बनाई हुई थी, तो वो इनकी जिद की वजह से अभी भी जो इन्होंने 220 पे मेंटेन किया हुआ है, 222 पे, असल में कीमत जो है इसकी 230 से ऊपर बनती है डॉलर के मुकाबले में। तो इनके दरमियान एक बड़ा फर्क पैदा हो गया। अब खुद सोचें कि जो बाहर से पैसा भिजवा रहा है, अगर किसी ने $1000 भी भिजवाना, तो अगर वो 222 पे भिजवाएगा और इधर 235 पे उसको मार्केट से मिल रहा है, ब्लैक मार्केट से, और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद और पेशावर में तो इससे भी ज़्यादा मिलता है, तो इनके दरमियान 10,000 रुपए का, 12,000 रुपए का फर्क पड़ता है। तो वो क्यों ऑफिशियल चैनल से भिजवाए? और फिर ऑफिशियल चैनल जो बैंक्स वगैरह आपको कितना तंग करते हैं, तो वो भिजवा नहीं रहे, इसकी इस जिद की वजह से ब्लैक मार्केट, और ये कि जी हमने ये 222 223 पे रखना है, इसकी वजह से रेमिटेंसेज जो है वो अब हुंडी और हवाला से ज़्यादा आना शुरू हो गई है। तो ये एक रेमिटेंसेज, ऑफिशियल रेमिटेंसेज में डिक्लाइन है। और फिर एक और मसला जो है, हमारे जो सियासी हालात है उसकी वजह से भी लोग थोड़े डर गए। अब मिसाल के तौर पे आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो है, इसमें काफ़ी, ये पीटीआई के दौर में एक मनसूबा शुरू हुआ था, इसमें मजमुई तौर पे इसमें $5 बिलियन से ज़्यादा अभी तक आ चुके हैं। लेकिन इफ़ यू लुक एट इट इन नेट फिगर्स, यानी जितने आए और फिर लोगों ने उसमें से जितने ने सरमाया कही अपनी वापस खींच लिया, तो ये 4.2 के 4.3 बिलियन डॉलर अभी तक बनते हैं इन नेट, लेकिन मजमुई तौर पर $5 बिलियन। तो वो जो है वो उसकी जो रफ्तार है आने की, जो उसमें सरमायाकारी हुई थी, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से डॉलर कम आना शुरू हो गए हैं। और माइंड यू, आप इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट से। ये जब तालिबान आए थे उस वक्त से ये रेमिटेंसेज हमारे कम, आरडीए वाले कम होना शुरू हो गए हैं। आप अगर स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, उन्होंने एक बड़ा प्यारा चार्ट भी लगाया हुआ, और आपको और जगह से भी मिल जाएगा, कि उसमें दिखाया गया है कि ग्रोथ ऑफ रेमिटेंसेज ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ हो रही थी, कि महीने और अगले महीने के मुकाबिल जो ग्रोथ हो रही थी, वो तालिबान के आने के बाद व्हेन दे टुक ओवर, तो वो कम होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली जब उधर अफगानिस्तान में जो होता है उसका तो पाकिस्तान पे असर पड़ता है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, टीटीपी वगैरह ने जो यहाँ पे जो दहशतगर्दी वगैरह के वाकयात हो रहे हैं, तो उस वक्त से जो है वो रेमिटेंसेस का जो फ्लो है आरडीए वाला, वो कम होना शुरू हुआ है। आ रही हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही यार, वो लेस सेड द बेटर। और इन हालात में कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर आएगा? वो मुश्किल से ऑन नेट वो $1 बिलियन भी नहीं बनती, यानी जितनी आ रही है और जितनी बाहर जा रही है, इफ वो उनका आपस में नेट करें कि इनकमिंग माइनस आउटकमिंग, तो वो नेट फ्लो होता है। नेट फ्लो इज हार्डली 1 बिलियन और 1.2 बिलियन, जो कि पाकिस्तान की जरूरियात के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और क्यों आएगा यार यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर? यहाँ का अपना इन्वेस्टर इतनी चीखें मार रहा है, जरूरियात नहीं है, सहूलियात नहीं है, सिक्योरिटी की आप सिचुएशन उठा के देख लें। फिर इससे पहले वो जो सीपैक में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनको अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी एक से पैसे
300-400 बिलियन रुपए तो सिर्फ उनका रहता है। तो कौन इन्वेस्टर आएगा यार पाकिस्तान में और इन हालात में आएगा। अच्छा जी, अब सीपैक, सीपैक की तरफ चलते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ML1 प्रोजेक्ट, वो उसी जगह पे है, यानी पेशावर से लेके कराची तक जो ट्रैक हमने डबल करना था वो अभी उसके कोई वो नहीं है, इम्कानात नहीं है। ये 2019 से कोशिश कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं चाइनीज़ को कि जी हमें पैसे रिलीज कर दें, डॉलर्स दे दें, वो नहीं दे रहे इनको। और अभी भी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की हैं। अब पहले जो $7 बिलियन का प्रोजेक्ट था, अब वो $9.5 बिलियन तक पहुंच चुका है माशाल्लाह। ये होती है मैनेजमेंट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो है उसके चाइनीज़ उनको पैसे नहीं दे। गवादर हमें पता है आजकल, अगर आप खबरों से इन है तो गवादर के तो बहुत बुरी हालात हैं। वहाँ पे जो है अरेस्ट हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट एक कर्फ्यू है, न्यूज़ में आ ही नहीं रहे हैं, न्यूज़ उधर से बंद है। एक दो पुलिस वाले भी जो है, एक पुलिस वाला तो शहीद हो गया मुजाहिरों के दरमियान। देयर इज अ सिट इन ओवर देयर इज कंप्लीट ब्लैक आउट। तो उसमें आप ये जो गवादर के सुहाने सुहाने ख्वाब, एक साहब थे वो इधर सीपैक में काम करते हैं, वो उस दिन मुझे बता रहे थे एक फोरम पे कि वो जी हमने गवादर का एयरपोर्ट बना दिया। मैंने कहा खुदा के बंदे, पहले ही जो 34 एयरपोर्ट बने हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें से 3 एयरपोर्ट्स जो सिर्फ हैं उसमें 90% फ्लाइट्स आती हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की। बाकी किसी जगह कम जाती ही नहीं है, और बहुत से एयरपोर्ट है खाली। तो गवादर पे कौन आएगा और कितनी फ्लाइट्स हैं, कितनी आएंगी? तो इस पे इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए। तो ये एक और हम वो बनाने जा रहे हैं, गवादर के हालात देखने। तो इधर कौन आएगा यार, कौन सी फ्लाइट्स आएंगी? एक इंटरेस्टिंग चीज, बस अब फिनिश होने के करीब है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये आप लोगों के लिए। रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के जराए हैं, तो सिर्फ वो नहीं है कि रियल स्टेट नहीं है कि आप प्लॉट्स ले लें या घर ले लें या उस पर वो ले लें। और भी बहुत से हैं, लोग बहुत सी चीज़ों में सरमाया लगाते हैं, सोने में लगाते हैं, हुकूमत के ये जो वो मिलते हैं नेशनल सेविंग्स है उसमें सरमाया लगाते हैं, लोग पुरानी गाड़ियां खरीद लेते हैं, नई गाड़ियां खरीद लेते हैं, उसमें सरमाया लगाते हैं। तो इस साल पाकिस्तान में उसकी ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी, और कुछ मुझे इधर उधर से नंबर मिल भी गए। ये एवरेज कैलकुलेशन है माइंड यू, ये औसत मैंने लगाई है क्योंकि अलग अलग कर नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पे DHA में कीमत जाहिर है घर की और प्लॉट की ज़्यादा होगी और दूसरी जगह पे कम होगी, लेकिन वो सारा मेरे लिए कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं था, वो बहुत टाइम लेता है और वो इतने रिसोर्स, इतनी इंफॉर्मेशन है भी नहीं। सो आई एवरेज इट आउट, जो कि मुझे ज़मीन.com और इस तरह वगैरह से वो जो इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो कुछ आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पे, अगर किसी ने साल के शुरू में 1 लाख रुपया लगाया हो इन चीज़ों में, तो उनका रिटर्न साल के आखिर में उस पर कितने, वो चीज़ कितने की बनती थी? तो देखें जी, मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ा परफॉर्मर जो था इसमें, और ये मैंने और जराए से भी कोलेट किया, उनसे भी मैंने देखा है, तो यही चीज़ें आ रही हैं कमोबेश। अगर आपने सोना खरीदा था 1 लाख रुपए का, अब उसकी कीमत जनाब अली इस साल जो है, साल के आखिर में वो 1,41,000 रुपए का हो गया, यानी 41,000 रुपए का रिटर्न, 41,000 रुपए का फायदा। इस तरह अगर गाड़ी खरीदी थी नई वाली खास तौर पे, तो उसका रिटर्न जो है वो सोने से भी ज्यादा है। लेकिन एक इवन अगर पुरानी वाली भी खरीदी थी तो उसका रिटर्न भी जो है, अगर 1 लाख रुपए की मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी थी, तो अब उसका रिटर्न अराउंड 1,35,000 है, 1,25,000 से 1,35,000 तक। जो नई गाड़ियां हैं, मैंने आपको बताया ना, मैंने औसत किया है, दोनों को एवरेज आउट कर दिया। अगर नई गाड़ियों को लगाए तो वो तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास 2008 मॉडल की गाड़ी है, जो उस वक्त मैंने 9 लाख रुपए की मेरे वालिद मरहूम ने खरीदी थी। अभी आजकल जो है मुझसे हर बंदा मांग रहा होता है और कीमत उसकी 15-16 लाख रुपए तक दी जाती है, इतने इस्तेमाल के बावजूद। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। फिर नया पाकिस्तान डॉलर सर्टिफिकेट, रुपए की सर्टिफिकेट, ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो PTI ने शुरू किया था, इसमें दो किस्म के सर्टिफिकेट्स हैं। एक होता है डॉलर सर्टिफिकेट, यानी डॉलर की सरमायाकारी वाले, और रुपए की सरमायाकारी वाली वो अलग होते हैं। जो डॉलर के जो सरमायाकारी वाले थे, तो वो उस पर रिटर्न 36% था। 36% का मतलब ये है कि आपने अगर 1 लाख रुपए के वो 1 लाख उसके खरीदे हैं इक्विवेलेंट टू डॉलर्स, तो उस पे 1,36,000 रुपए साल के आखिर तक बन जाते हैं। अच्छा जी, सोने का तो मैंने आपको पहले बता दिया और उसकी वजह भी बता दी कि सोना क्यों इतना महंगा हुआ है। ऑब्वियसली जब पैसे की, रुपए की कीमत गिरती है, जैसे कि मैंने, आपने बहुत से लोग जो है वो मेरा पिछला आर्टिकल पढ़ के डॉन में वो जो आए थे, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा, फिर इसमें US डॉलर, जिन्होंने यहाँ पे लोगों का एक ये भी शौक है कि जाके मार्केट से US डॉलर उठा के ले आते हैं, खरीद लेते हैं और वो जखीरा कर लेते हैं। तो जिन्होंने 1 लाख रुपए के डॉलर खरीदे थे साल के शुरू में,
अब उसकी जो है वो 1,28,000, 1,29,000, यानी 29,000 से 30,000 रुपए के तक का मुनाफा हो गया। स्टॉक मार्केट, जिसने 1 लाख रुपए लगाए, अब उसकी कीमत जो है वो 90,000, यानी 10,000 का नुकसान। बिटकॉइन, ये जो अल्टरनेट करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसी जिनको कहते हैं, ये जरा सुन लें, लोगों को यहाँ पे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। बिटकॉइन जिसने खरीदे हैं, वो अगर 1 लाख रुपए के आपने सरमाया लगाया है शुरू में, साल के शुरू में बिटकॉइन जनवरी में, अब उसकी कीमत रहेगी 40,800 रुपये। तो ये आपको अच्छी खासी पक्की 60,000 रुपए की इधर पक्की लगी। अगर बिटकॉइन के अलावा आपने इथीरियम खरीद लिया मिसाल के तौर पे, 1 लाख रुपए का आपने जनवरी में खरीदा, तो इथीरियम कॉइन जो है अब वो रह गया 38,400 रुपये का। तो खुद सोच लें कि अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जो उनकी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उस पर भी मुनाफा है। अगर 1 लाख रुपए आपने लगाया, उसकी कीमत, अब वो आमदन उन्होंने रेट ज़्यादा कर दी है, तो वो उस पर 12,000 रुपये का आपके साल के आखिर में 12 से 15,000 रुपये का मुनाफा बन गया। बैंक डिपॉजिट्स जो है सेविंग के, उस पर कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 9 से 10,000 रुपये का फ़र्क आएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए साल के शुरू में लगाया, तो आप 1,09,000, 1,10,000 रुपये उस पर रिटर्न है। लेकिन एनीवे ये तो जी मैंने आपको थोड़ी सी कैटेगरीज बता दी। लास्ट 1 और 2 थिंग्स। एक आपने देखा होगा, एक मगरबी ममालिक में जो लोग रहते हैं बाहर मुल्कों में, उधर एक ट्रेंड है। वो एक ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वहाँ के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, वो साल के आखिर में अपने बड़े अच्छे पेपर शेयर करते हैं कि इस साल मैंने जो अच्छे पेपर्स पढ़े वो कौन से पढ़े। दो मैं आपको बता देता हूँ, ये पाइट की है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। और इसलिए मैं समझता हूँ इनको इम्पोर्टेंट, नॉट बिकॉज आई वर्क विद देम, बट बिकॉज इनकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस बहुत है। एक तो एक बड़ा मशहूर सर्वे है जो कि आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी आया हुआ है, वो डॉक्टर दुर्रे नायाब का सर्वे है, कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सर्वे किया, जिससे पता लगा कि वर्किंग एज के पॉपुलेशन के जो यंग लोग हैं, उनमें से तकरीबन 65 से 70% लोगों ने मौका मिलेगा तो फौरन पाकिस्तान छोड़ देंगे। तो ये आपको बताता है, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आपके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई भी यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है, खासतौर पर अब वर्किंग एज वाले यहाँ पे नहीं होंगे, 60-70% बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको जैसे ही मौका मिलेगा। इट्स अ ह्यूज ब्रेन ड्रेन। मतलब पाकिस्तान में जब काम करने वाले ही नहीं रहेंगे, और उसमें से बहुत से ज़हीन लोग और अच्छे लोग नहीं रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? इन 1-2 सालों में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, उन्होंने जो स्टेटिस्टिक्स रिलीज किए, 7.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, और उनमें से बहुत से जो है बड़े क्वालिफाइड और अच्छे लोग थे। सो इट्स अ ब्रेन ड्रेन। हमारा तो यहाँ पे हुकूमत ये खुश होती है ना कि वो जी वो डॉलर वापस भिजवाएंगे। यार ऐसे, दिस इज अ वेरी स्टूपिड इडियोटिक थिंकिंग। आपका जो सबसे अच्छा सरमाया है आजकल, जो सबसे बड़ा सरमाया होता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो इंसानी सरमाया होता है, एंड यू आर लूजिंग इट। ये कब से लूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट खुश होती है, चलो जी बाहर जाएंगे, खुदाइयाँ करते रहेंगे, कहीं लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, इधर डॉलर पाकिस्तान वापस भिजवाते रहेंगे। लानत है इन लोगों पे यार, इनकी इस किस्म की सोच पे। फिर एक और पेपर है, अगेन पाइट का है, ये डॉक्टर शुजात ने अभी अभी आया, ये डॉक्टर शुजात ने लिखा और डॉक्टर दुर्रे नायाब। और ये है कि इसके टाइटल है रोल ऑफ बिस्प्स, BISP, रोल ऑफ बिस्प्स अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स इन एलिविएटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि जी बिस्प बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1.8 खरब रुपए बकौल हुकूमत के अपने स्टेटिस्टिक्स के लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी गुर्बत ख़त्म हो, ये गुर्बत से ग्रेजुएट कर सके, और भी प्रोग्राम्स हैं, और इनकी लाइफ, इनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, इंसानी तरक्की के जो अशारिये हैं, उनमें बेहतरी आ सके। 1.8 खरब रुपए खर्च कर चुके हैं, 2008 के आखिर से प्रोग्राम चल रहा है। एंड व्हाट डिड दिस पेपर फाउंड? इस पेपर में ये पता चला कि 88% से 90% लोग जो हैं, जो कि शुरू से 2010 से एटलीस्ट इनको पैसे BISP से जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी पॉवर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो जो बाकी 10% भी हैं उन पे भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। इम्प्लीकेशन क्या है? ये बिस्प का मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में एक प्रोग्राम करूँगा BISP का, और उसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद भी इस पे काम करता रहा हूँ, 2-2.5 साल इसमें काम किया है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये इसमें कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, गुर्बत के नाम पे क्या क्या यहाँ पे अदाकारियाँ हुई हैं, और क्या क्या फ्रॉड हुए हैं। सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसकी जो सबसे पहली चेयरपर्सन थी फरजाना राजा,
वो जैसे ही पीपल पार्टी की हुकूमत खत्म हुई है वो भाग गई है। वो उधर अमेरिका में बैठी हुई है, उस पर 60 बिलियन रुपए का एक रेफरेंस नैब ने बनाया हुआ है, वो अब मफरूर है, वो वापस नहीं आ रही। तो ये दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा। सो पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखें, जो सदियों से एक बात आ रही है कि पॉवर्टी कैन नॉट बी एलिविएटेड थ्रू चैरिटी। सिर्फ हैंड आउट्स देने से, सिर्फ ज़कात देने से या किसी और को पैसे देने से जो है गुर्बत का कुछ नहीं बिगड़ता। गुर्बत सिर्फ अपॉर्चुनिटी से, गुर्बत सिर्फ काम से, गुर्बत सिर्फ आपको मौक़ों से, और गुर्बत सिर्फ मिसाल के तौर पे किसी ने कोई काम शुरू, किसी ने कारोबार शुरू कर दिया, खुद काम करने से ये चीज़ें जो है वो बदलेंगी। गुर्बत जो है वो सिर्फ चैरिटी से या इससे नहीं ख़त्म होगी। बस उसके अलावा जो है आपके हर साल, मैं आपको बताऊँ एक एस्टिमेट है, पाकिस्तान में लोग 500 से 600 बिलियन रुपए जो है वो लोगों को सदका और ज़कात देते हैं। आप खुद देख लें, जब भी आप किसी इशारे पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई लोग खड़े होंगे, आप उनको 10-20 रुपए दे देते हैं। तो ये पूरा पाकिस्तान देता है, और पूरा पाकिस्तान बड़ी बड़ी चैरिटी देता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है जी, तो ये मैं तफसील से इंशाल्लाह ताला फिर इस पे किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, वो मैं डिस्कस करूँगा। सर दीज वर टू वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स। और ये पीपल पार्टी, जस्ट वन थिंग, PMLN और PTI की मैंने बात कर ली। पीपल पार्टी वाले, इनका एक बहुत बड़ा मसला है कि जब भी आते हैं, इनको जब मौका मिलता है ना, तो ये सरकार के इदारों को जो है ना एज एम्प्लॉयमेंट डंपिंग ब्यूरो इस्तेमाल करते हैं। कोई इनको मेरिट का ख्याल नहीं होता, कोई क्वालिफिकेशन का ख्याल नहीं होता। अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई नेशनल असेंबली में, वो कराची के एक एमएनए है मंदोखेल साहब, तो वो उन्होंने अब तजवीज़ पेश की है कि 1 लाख से कि 1,30,000 जो है लोग, जो कि पहले ही वहाँ पे इन्होंने किसी ना किसी तरह घुसाए हुए थे इन इदारों में, सरकारी इदारों में, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। यानी वो रेगुलराइज होंगे, वो रेगुलर हो जाएंगे, और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन वगैरह होगी। कोई मेरिट नहीं, कुछ भी नहीं। ये पीपल पार्टी का ये एक बहुत बड़ा इशू है, करप्शन उनका, और वो इससे हटते नहीं है। उन्होंने सरकार के इदारों को एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया हुआ है। अब वहाँ पे ठोंसी जाते हैं, PIA हो, स्टील मिल हो, इसलिए बर्बाद भी हो जाते हैं। तो ये पेपर्स थे अच्छे वाले, और ज़रूर इनको पढ़िएगा अगर आपको मौका मिलता है, खासतौर पे डॉक्टर नायाब का जो सर्वे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो चीज़ें। एक तो शरीयत कोर्ट एक हुक्म आया था कि जी 2027 तक इस मुल्क को जो है सूद का, शरह सूद का खात्मा खात्मा कर दिया जाए, इस्लामी तरीकों से चलाया जाए। तो यार पता नहीं ये लोग किस दुनिया में रहते हैं। ये भी शरीयत कोर्ट जो है, ये भी वो ज़ियाउल हक जो है, उसको बड़ा शौक है हर चीज़ में इस्लाम घुसेड़ने का, और उसके नुकसानात तो हम देख चुके हैं कि माशरे के क्या क्या नुकसानात हुए। तो इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि इट्स अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, ऐसा होना नहीं है कुछ भी, पहले भी ये तजर्बे हो चुके हैं। वो मैंने आर्टिकल का लिंक जो है वो मैंने दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको इस चीज़ से इंटरेस्ट हो। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। नाम तब्दील करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो पहले से इस्लामिक बैंक कायम काम कर रहे हैं, तो वो जितना आपसे पैसे लेते हैं आखिर में, तो वो और कमर्शियल बैंक के पैसों में कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा जी, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपकी जान छोड़ रहा हूँ, वो है कि जी अमेज़ॉन ने इस साल अप्रैल में कि जून में तकरीबन 1,20,000 के 1,22,000 पाकिस्तानी सेलर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अब अगेन ये चीज़ें जो है ये आपने न्यूज़ में नहीं सुनी होंगी, इस पर कोई बहस भी नहीं था, लेकिन देखें ये बड़ी चीज़ है। अमेज़ॉन जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रिटेलर आजकल है, राइट, और जेफ बीजोस एक नाम है। आप 1,20,000 पाकिस्तानियों को इसलिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रॉड करते हुए पकड़े गए। ठीक है जी, तो एक मुल्क की एक साख होती है। तो अब इन इन 1,20,000 अकाउंट होल्डर्स को जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, तो उनको ये कभी खुदा खौफी नहीं थी कि यार आपकी वजह से पूरा मुल्क बदनाम होगा। जिसने सही कारोबार भी करना है, अपने मेहनत से कारोबार करना है, दयानत से, वो उसके साथ भी फिर अमेज़ॉन कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा ये पाकिस्तानी है, ही फ्रॉडी है, इनके साथ कारोबार नहीं करते। लेकिन ये कोई, और उससे ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया कि इनको पकड़ के मेक देम एन एग्जाम्पल, और अमेज़ॉन से डायरेक्टली कांटेक्ट करे कि वी ग्रैब देम, वी गॉट देम, एंड वी विल मेक श्योर कि जी दोबारा इस तरह की कोई चीज़ ना हो। ताकि यार आपके साथ कोई आए तो सही ना। आपके साथ देखे पेपैल यहाँ पे इसीलिए नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे और जो बड़ी बड़ी सर्विसेज है पेमेंट, वो यहाँ पे कोई नहीं आता, पाकिस्तान पे तरह तरह की, क्योंकि इसलिए हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है हमारी। इसलिए क्योंकि कोई कवानीन नहीं है जो इस तरह के लोगों को, जो फ्रॉड करने वाले हैं, इनको पकड़े। सो दिस इज वन another thing that escaped news, but it's an important one. So with that, thank you so much for being with me. I know ये 1.25 घंटा तो हो गया, लेकिन देखें आप ये भी तो अप्रिशिएट करें कि मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने भी आप तक ये सारी इतलात पहुँचाई है,
मैं भी इतनी देर बोलता रहा हूँ। तो आइंदा से इंशाल्लाह ताला वो सिर्फ एक एक टॉपिक कवर किया करूँगा, वो छोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये तो पूरे साल कवर कर रहा था, इसलिए लंबा था। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा प्रोग्राम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।